क्लास 10 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अकबर आलम अपने YouTube चैनल पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 10 के बच्चे बड़े मजेदारी के साथ वीडियो को देखते हैं और बड़े मजेदारी के साथ पढ़ने का काम कर रहे हैं और मैं आशा करूंगा बेटा आपसे कि आपको इसी प्रकार से वीडियो समझाता रहूं, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ने का काम कर सकें। नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। आज हमारा सेकंड चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, थर्ड चैप्टर के ऊपर हम फिर चलेंगे केमिस्ट्री के। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप घर पे रहिए, मस्ती करिए, अच्छे से पढ़िए और मेहनत करने का कार्य करिए। तो देखिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए चलो भैया, सिंपल सिंपल से टॉपिक, बढ़िया बढ़िया सी परिभाषाएं, छोटे टॉपिक। ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में बात करें। सिंपल सी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, परिभाषा याद रखनी है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होने का कार्य करती है, मतलब हमने क्रिया कराई और प्रमुख रूप से ऊष्मा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से पाई जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आपने घर में एक प्रैक्टिकल किया होगा। खड़ा चूना जो आता है, पुताई वाला चूना, कलई जिसको हम कहते हैं, उसको आप पानी में डालते तो क्या करता है, प्रोसेस करता है। आप देखते हैं मटका कुछ समय से पहले गर्म नहीं होता, लेकिन जब आप कलई को पानी में डाल देते हो तो धीमे धीमे प्रमुख रूप से क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसने क्या किया, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको ऊष्मा की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। पहले गर्म नहीं था, अब क्या हो गया, गर्म हो गया, ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से जो पाई जाने वाली अभिक्रिया उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। सिंपल सी अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रमुख रूप से ऊष्मा मुक्त होने का कार्य करती है, इन अभिक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में ऊष्मा को सदैव आप उत्पाद की ओर धन्य चिन्ह के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ये हमारे अभिकारक, ये है हमारा पाया जाने वाला उत्पाद। तो पाए जाने वाला प्रमुख रूप से जो उत्पाद की ओर पाई जाने वाली अगर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो उत्पाद की ओर प्लस का चिन्ह लगाकर हम प्रमुख रूप से ऊष्मा की मात्रा को लिखने का कार्य कर देते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कार्बन लिया, ग्रेफाइट, कार्बन मतलब यहाँ पे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की अभिक्रिया आपने ऑक्सीजन के साथ कराने का कार्य किया, कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण का कार्य हो गया। इस क्रिया के फलस्वरूप हमें 94.0 KCl मतलब 94 किलो कैलोरी ऊर्जा, KCl का मतलब किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है प्रमुख समय क्या होती है, प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो अभिक्रिया होगी इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब होता है अवशोषी, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रमुख रूप से हमें ऊष्मा क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा देनी पड़े, इस प्रकार से पाई जाने वाली अभिक्रिया जो होगी इसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। याद रखना, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा को प्रमुख रूप से अवशोषित करने का कार्य किया जाता है या ऊष्मा को देने का कार्य किया जाता है। इन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इन क्रियाओं में ऊष्मा की मात्रा को सदैव उत्पाद की ओर ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करने का, लिखकर प्रदर्शित करने का कार्य करेंगे। जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो ये अभिकारक हो गया, ये प्रमुख रूप से पाया जाने वाला हमारा उत्पाद है। अभिकारक के बाद प्रमुख रूप से उत्पाद बना, नाइट्रोजन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की क्या होगी, प्राप्ति होगी। इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें -45 किलो कैलोरी ऊर्जा जो थी वह प्रमुख रूप से हमें प्रदान करने का क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। इसी प्रकार से कार्बन की अभिक्रिया जब आपने प्रमुख रूप से सल्फर के साथ कराने का कार्य किया तो कार्बन डाइसल्फाइड के निर्माण का कार्य हुआ। इस क्रिया के फलस्वरूप भी हमने 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा थी वह प्रमुख रूप से देने का कार्य करना। चलो नेक्स्ट हेडिंग में आ जाओ। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अच्छी अभिक्रियाएं, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आओ, वे लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन जुड़ने का कार्य करे या हाइड्रोजन को त्यागने का कार्य किया जाए, या पदार्थ के धन विद्युतीय लक्षण में क्या आती है, कमी आती है, मतलब उसका प्लस आवेश क्या करता जाता है, घटने का कार्य करता जाता, उसका धन आवेश प्रमुख रूप से घटने का कार्य करता जाएगा। इस प्रकार से पाई जाने वाली अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। सिंपल सी अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें या तो ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए या हाइड्रोजन को त्यागा जाए, या इन अभिक्रियाओं में धन विद्युतीय लक्षण पदार्थ का क्या होता जाए, कम होने का कार्य करता जाए। इस प्रकार से पाई जाने वाली अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पे हमने सीधी अभिक्रिया लिख दी है, चूंकि आपके सिलेबस में केवल इनके बारे में पढ़ने के मात्र के लिए है, ये कोई सॉल्व करने के लिए नहीं है। यहाँ पे जो +2, 0 और +4 लिखा है ये मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। SnCl2 जो है ना, SnCl2 में अगर Sn की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाए, Sn की निकालनी है तो x मान लेंगे और क्लोरीन की प्रमुख रूप से पाई जाने वाली ऑक्सीकरण संख्या का मान -1 होता है, तो -1 इक्वल टू में 0। 2 लिखा है तो 2 से यहां से प्रमुख रूप से क्या कर देंगे, गुणा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस में -2 आ जाएंगे
बराबर में 0। पक्षांतर कर दोगे तो x बराबर में क्या आ जाएगा +2। अर्थात SnCl2 में Sl की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आ जाएगा +2। इसी प्रकार से हमने सबके अंतर्गत निकाल कर लिखने का कार्य कर दिया। लेकिन आपको केवल रिएक्शंस याद करनी है, बाकी आपको इसके अंतर्गत कोई याद नहीं करना। तो याद रखना वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रमुख रूप से या तो ऑक्सीजन को प्रमुख रूप से ग्रहण करने का कार्य किया जाए तथा हाइड्रोजन को त्यागने का कार्य किया जाए, या पाए जाने वाले पदार्थ के धन विद्युतीय लक्षण में क्या दी जाए, कमी आने का कार्य करती जाए। इस प्रकार से पाई जाने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं इनको ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलो अब चयन अभिक्रिया पे आते हैं। चलो ये देखो एक पॉइंट और देखो, यहाँ पे लिखा है बेटा, देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, पूछा जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस नाम से, एक नाम से और जानते हैं, उपचयन अभिक्रिया के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, देखो अगला देखना बेटा, अगला अपचयन अभिक्रिया, जस्ट उल्टा कर दीजिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रमुख रूप से हाइड्रोजन को क्या किया जाए, ग्रहण किया जाए और ऑक्सीजन को प्रमुख रूप से त्यागने का कार्य किया जाता है। इस क्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व जो होता है, पदार्थ का जो ऋण विद्युतीय लक्षण होता है, वह प्रमुख रूप से क्या होता है, कम होने का कार्य करता जाता है। इन अभिक्रियाओं को हम प्रमुख रूप से अपचयन अभिक्रिया के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। याद रखना अपचयन अभिक्रिया में आपने लिखा वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन को प्रमुख रूप से या तो ग्रहण किया जाए या प्रमुख रूप से ऑक्सीजन को मुक्त करने का कार्य किया जाए, या पदार्थ के ऋण विद्युतीय लक्षण में प्रमुख रूप से कमी आती जाती है। इस प्रकार से पाई जाने वाली अभिक्रिया को हम प्रमुख रूप से अपचयन अभिक्रिया के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। याद रखना अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होंगी जिनमें हाइड्रोजन को प्रमुख रूप से ग्रहण किया जाएगा या ऑक्सीजन को प्रमुख रूप से त्यागने का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया में पदार्थ का जो ऋण विद्युतीय लक्षण है वह प्रमुख रूप से कम होने का क्या करता जाएगा, कार्य करता जाएगा। इस प्रकार से पाई जाने वाली अभिक्रिया को हम प्रमुख रूप से अपचयन अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे कॉपर क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया आपने कॉपर के साथ कराई तो कॉपर के प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मोनोक्लोराइड की क्या हो जाएगी, प्राप्ति। इसी प्रकार से जिंक की अभिक्रिया आपने कार्बन के साथ कराई तो जिंक आपका अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एक अपचायक के रूप में कार्य कर रहा, जिसने प्रमुख रूप से ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो देखो आपने क्या लिखा, ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो जिंक के पास क्या थी, ऑक्सीजन थी, जिंक ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, त्याग दिया, और कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य किया ना, तो कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ और जिंक का प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अपचयन के कार्य को किया गया। नेक्स्ट हेडिंग आ जाओ, ऑक्सीकारक के अंतर्गत बात कर लेते हैं। ऑक्सीकारक किन्हें कहते हैं, ऑक्सीकारक देखिए लिखा है वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, दूसरों का करेंगे ऑक्सीकरण और खुद का करेंगे अपचयन। इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थ को हम प्रमुख रूप से ऑक्सीकारक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन प्रमुख रूप से पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ जब क्रिया करती है तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रमुख रूप से क्या कर देती है, अपचयन, और खुद प्रमुख रूप से क्या करती है, पोटेशियम ब्रोमाइड का कर देती है ऑक्सीकरण। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रमुख रूप से करेगी ऑक्सीकरण और स्वयं का करेगी अपचयन। इस प्रकार से पाई जाने वाली अभिक्रिया जो कि इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। याद रखना पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ जब क्लोरीन क्रिया करती है तो क्लोरीन जो है वह प्रमुख रूप से अपना क्या करती है, अपचयन करती है, और पाए जाने वाले पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है। तो वे पदार्थ देखो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रमुख रूप से दूसरे पदार्थ का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है और स्वयं के प्रमुख रूप से अपचयन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। इस प्रकार से पाए जाने वाले पदार्थों को हम ऑक्सीकारक पदार्थों के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगली हेडिंग आइए, अपचायक में बात करते हैं। जस्ट उल्टा, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, अपचयन, मतलब दूसरे पदार्थों का करेंगे अपचयन लेकिन स्वयं का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। इस प्रकार से पाए जाने वाले पदार्थों को हम अपचायक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो याद रखना अभिक्रिया में लिखा है सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया आपने स्टेनिक क्लोराइड के साथ कराने का कार्य किया। तो सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया जब आपने स्टेनिक क्लोराइड के साथ कराने का कार्य किया, सॉरी मर्क्यूरी क्लोराइड की अभिक्रिया जब आपने स्टेनिक क्लोराइड के साथ कराने का कार्य किया तो मर्क्यूरस क्लोराइड की प्राप्ति हुई और स्टेनस क्लोराइड के निर्माण का क्या किया गया, कार्य किया गया। याद रखना अपचायक के बारे में परिभाषाएं याद रखनी है, कोई ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। अपचायक के बारे में वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, अपचयन, और स्वयं का प्रमुख रूप से क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, को हम क्या कहते हैं, अपचायक के नाम से जानते हैं। चलिए टॉपिक से संबंधित कुछ और छोटी छोटी चीजों को हम देखने का काम कर लेते हैं जिसमें हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए अगली परिभाषाओं में आते हैं। अगली परिभाषा में रेडॉक्स अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूछा जाने वाला टॉपिक। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होने का कार्य करता है। इस प्रकार से पाई जाने वाली अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचय उपापचय अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं।
रेडॉक्स अभिक्रिया में आपने लिखा वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन का कार्य दोनों एक साथ करने का कार्य किया जाए, इस प्रकार की पाई जाने वाली अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जैसे डैनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया के बारे में बात करो, डैनियल सेल की अभिक्रिया के अंतर्गत आपने क्या किया, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई। आपने जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई तो यहाँ पे प्रमुख रूप से ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर प्रमुख रूप से मुक्त होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। आपने दोनों तरफ के जिंक को उठा लिया, जिंक को प्रमुख रूप से, इसको अगर आप तोड़ेंगे ना तो देखो जिंक जो है ना, जिंक प्रमुख रूप से पाए जाने वाला प्लस भाग है, क्या भाग है, प्लस वाला भाग। तो यह प्रमुख रूप से कहां पर प्राप्त होगा, एनोड पर प्राप्त होने का कार्य करता है। और कॉपर प्रमुख रूप से कहां पर प्राप्त होता है, कैथोड पर प्रमुख रूप से प्राप्त होने का क्या करता है, कार्य करता है। तो प्राप्त होने वाली इस क्रिया में जो जिंक है, जिंक का प्रमुख रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कॉपर का प्रमुख रूप से क्या होता है, अपचयन। देखो इस क्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा और प्रमुख रूप से पाए जाने वाली इस क्रिया के अंतर्गत अपचयन के कार्य को भी किया जा रहा है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम प्रमुख रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। याद रखना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है, इन अभिक्रियाओं को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। चलो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं, ध्यान देते हैं जरा। संक्षारण, संक्षारण एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आई है और आएगी 100%। संक्षारण के बारे में पढ़ लीजिए, लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें धातु वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन या नमी या अन्य रासायनिक पदार्थों के साथ क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने का क्या करता जाता है, कार्य करता जाता है। इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से संक्षारण की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। याद रखिएगा, संक्षारण की क्रिया में आपने लिखा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें धातु जो है वायु की उपस्थिति में, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या नमी के साथ या अन्य रासायनिक पदार्थों के साथ क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने का कार्य करती है। इस प्रकार से पाई जाने वाली अभिक्रियाओं को हम संक्षारण की अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे लोहे का जंग मिलन, लोहे में जंग का लगना, लोहे को आपने डाल दिया, लोहे को जब तक पानी नहीं मिलेगा जब तक जंग नहीं लगेगी। वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, तो पाए जाने वाले लोहे के अंतर्गत क्या लगेगी, जंग लगेगी और लोहा धीरे धीरे सड़कर क्या हो जाएगा, नष्ट होने का कार्य करेगा, खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से चांदी तुमने देखी होगी, चांदी देखो कुछ समय के बाद चांदी, जब नई चांदी का आप प्रमुख रूप से अंगूठी पहनते हैं या नई चांदी का आप कान में पहनते हैं या पायल पहनते हैं, तो आप देखते हैं कि शुरुआत में चांदी बड़ा चमकती है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाद में देखते हैं धीमे 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 चांदी क्या होती चली जाती है, काली पड़ने का कार्य करती चली जाती है। क्यों? क्योंकि चांदी जो है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है, क्रिया। चांदी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, क्रिया, और सिल्वर का ऑक्साइड बना देती है। और सिल्वर का जो ऑक्साइड होता है ना बेटा, सिल्वर का जो ऑक्साइड होता है उसका रंग प्रमुख रूप से हल्का सा काला होता है, वह प्रमुख रूप से काले अवक्षेप के निर्माण का क्या करता है, कार्य करता है। इसीलिए पाई जाने वाली चांदी जो होती है वायु की उपस्थिति में प्रमुख रूप से कैसी हो जाती है, काली। क्यों हो गई चांदी काली? इसलिए हो गई कि चांदी का प्रमुख रूप से ऑक्सीकरण कर दिया गया। चांदी ने वायु में उपस्थित प्रमुख रूप से ऑक्सीजन के साथ क्या की, क्रिया की, और प्रमुख रूप से पाए जाने वाले सिल्वर ऑक्साइड के निर्माण का क्या कर लिया, कार्य कर लिया। जब सिल्वर ऑक्साइड के निर्माण का कार्य हो गया तो सिल्वर ऑक्साइड जो होता है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले काले पदार्थ के रूप में उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है, जो चांदी के ऊपर एक परत का निर्माण कर लेगी ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड होगा एक परत बना लेगी, जिसके कारण चांदी जो होगी वह प्रमुख रूप से कैसी दिखाई देने लगेगी, काली दिखाई देने लगेगी। यह क्रिया प्रमुख रूप से संक्षारण की क्रिया के अंतर्गत आने का कार्य करती है। अगला देखो विकृत गंधता, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 100% आने वाले टॉपिक पर हो सकता है इस साल आ भी जाए। विकृत गंधता के बारे में बात कर लो भैया। विकृत गंधता किसे कहते हैं? लिखा है खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल। आपने देखा होगा कई बार अपन जब गर्मी के अंतर्गत किसी दुकान में चिप्स लेने गए, नमकीन लेने गए, तो आप देखते हैं उसमें से बदबू आने लगती है। आप कहते हो वाह इसमें से तेल की बदबू आ रही है, या ये चिप्स का पैकेट इसमें से बदबू आ रही है, बड़ा खराब गंदा है ये, इसको फेंक दीजिए, खराब हो गया चाचा ये। तो कैसे कह देते हैं? क्योंकि इसमें से गंध आ रही है। विकृत, विकृत मतलब होता है बहुत बुरी गंध जो होती है वो आने का क्या करती है, कार्य करती है। इस क्रिया को हम विकृत गंधता क्रिया के नाम से जानते हैं। ये क्रिया होती कैसे? ये क्रिया ऐसे होती है कि पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित होता है तेल, और पाई जाने वाली क्या उपस्थित होती है, वसा। वसा और पाए जाने वाला तेल जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर लेता है, ऑक्सीकरण कर लेता है, जिसके कारण इनका स्वाद क्या हो जाता है, परिवर्तित, और इनमें से गंध आने लगती है। यही क्रिया जो होती है, इसी क्रिया को हम विकृत गंधता क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। याद रखिएगा, पाई जाने वाली प्रमुख रूप से जो आपकी चिप्स है या जो पाए जाने वाला नमकीन है उसका निर्माण तेल या वसा से मिलकर हुआ है, और तेल और वसा जो होती है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण का कार्य करती है, जिसके कारण उसका स्वाद और उसकी गंध जो होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया को हम विकृत गंधता की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब इससे बचना भी है, खराब ना हो तो इससे बचना है, तो कैसे बचेंगे? तो एक काम करते हैं, आपने देखा होगा चिप्स का जो पाउच होता है कैसा होता है, फूला हुआ होता है। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पे नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा ना,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा ना, हम ऑक्सीजन ही को हटा देना, कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन को भर दें। हम उसकी जगह पे क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। और नाइट्रोजन जो होता है ना तो पूर्ण रूप से आपके तेल से क्रिया करता है, ना ही पाए जाने वाले वसा से क्रिया करता है। तो विकृत घनता की क्रिया को रोकने के लिए हम पाए जाने वाले अपने खाद्य पदार्थों के अंतर्गत किसको भरने का कार्य कर देते हैं, ऑक्सीजन को निकालकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन को भरने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार से विकृत घनता को या खाद्य पदार्थ को पूर्ण रूप से भंडारित करने का क्या कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। चलिए नोट में आ जाओ, नोट लिखा है नोट। BHA फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो याद रखना, B से आता है ब्यूटाइलीकृत, S से आता है हाइड्रोक्सी, A का मतलब आता है एनिसोल। यह भी एक पाया जाने वाला पदार्थ होता है जो विकृत घनता की क्रिया को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह भी विकृत घनता की क्रिया को रोकने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ हैं। BHA पूरा नाम है ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल। BHT ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी टाइलुइन। याद रखना इन दोनों पदार्थों का जो उपयोग होता है, इन दोनों पदार्थों का उपयोग विकृत घनता की क्रिया को रोकने के लिए हम पूर्ण रूप से करने का कार्य करते। इस प्रकार से बेटा ये हमारा टॉपिक जो होता है पूर्ण रूप से पूरा होता है। और मैं आशा करूंगा आपसे कि जो 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं सभी बच्चों से आशा करूंगा बेटा कि चैनल को अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अभी के नए वीडियो मिलते रहेंगे लेकिन पुराने वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, तो पढ़ाई बाधित होगी। तो मैं सभी बच्चों से आशा करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको पुराने वीडियो भी मिलेंगे, नए वीडियो भी मिलेंगे, जो लेटेस्ट वीडियो में आपको डालता हूँ वो भी आपको क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी आशा के साथ बेटा जिन्होंने चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब वो कर लो बेटा। पढ़ना है तो अच्छे से, याद करना है तो अच्छे से, नंबर आएंगे तो भी अच्छे से आने का क्या करेंगे, काम करेंगे। इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू बेटा।